जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार तबीयत खराब था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया उसमें बहुत खास कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं था। अगर थोड़ा बहुत होगा तो मैं उसको सेपरेटली इस तरीके से जैसे ये वीडियो बनाया वैसे ही और एक दो वीडियो बना दूंगा। लेकिन लगभग वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, ज़्यादातर तो G20 न्यूज़ में था और मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और देखिए, एक मैप का भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता है आगे चल करके, क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर आज की न्यूज़ को देखा होगा तो जो मोरक्को है, आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये मोरक्को है। ठीक है, तो ये मोरक्को का जगह जो है यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा मतलब यहाँ अर्थक्वेक आया हुआ है, मतलब भूकंप आया हुआ है। माराकिस, ये जो है ना माराकिस, यहाँ पे इस वाले पूरा एरिया में ये पूरा इसका ये प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ लगभग 6.8 के आसपास जो है यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भूकंप आया है। ठीक है, तो कई बार न्यूज में ऐसे आता है कि जैसे कि यहाँ पे देश दे देगा। ठीक है, देश देगा और फिर यहाँ पे उससे संबंधित घटना दे देगा कि कौन सा घटना एक साथ ऐसा हुआ। कई बार ऐसे ही पूछता है कि हाँ, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक जैसे स्थितियां हैं। तो लगभग जहां जहाँ पे अर्थक्वेक आया रहता है उन सभी में लगभग मतलब ये कॉमन तरीके से कॉमन प्रश्न बना करके ही पूछता है। तो इसलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मराकेश जो ये वाला एरिया मोरक्को का, यहाँ पे ये देखिए मोरक्को है ये, और इसी को थोड़ा बड़े लेवल पे देखिए तो ये वाला एरिया, इस जगह पर जो है आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा एकदम मतलब 6.8 यहाँ पे तीव्रता के साथ जो है यहाँ पे भूकंप आया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि ये अभी न्यूज में यही सब चल रहा है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, न्यूज में तो चल ही रहा है। आप देख रहे हैं आज से, आज अगर आप लोगों ने देखा होगा 11-12 बजे से आपको लगातार जो है यहाँ बैठक शुरुआत हो गया है हमारे नई दिल्ली में। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे अगर देश में हो रहा है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें समझेंगे और G20 G7 8 सारी चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग एक बार तुरंत यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, आज से आजकल होगा ये। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये थी कि विश्व की लगभग सबसे ऊंची माने जाने वाली 28 फीट की, ठीक है, नटराज कांस्य की मूर्ति भी यहाँ पे लगाई जा रही है। ये जो चित्र आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो नटराज के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी पूरा G20 के बारे में समझेंगे सारी चीजें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले G7 क्या है। कंफ्यूजन जो है उन सभी को यहाँ पे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के बाद से आप लोग को एक ध्यान में रहेगा कि G7 आप देखे होंगे कई बार, G7 G8 फिर G20, तो ये क्या है हम लोग एकदम तुरंत यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ताकि हमेशा याद रहे, वो कंफ्यूजन ना रहे। देखिए G7 जो है ये खुद एक अंतरराष्ट्रीय ये संगठन है। ठीक है, और ये 1975 के आसपास जब बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा था, वैश्विक एक तरीके से मंदी की स्थिति चल रही थी, तो उन सभी चीजों को एक तरीके से लोग टैकल करने के लिए 7 देश जो है यहाँ पे मिलकर के एक साथ आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। ठीक है, तो इससे एक तरीके से इसे निपटने के लिए जो है लोग एक साथ आते हैं, तब यहाँ पे होता है G7 की ग्रुप। ठीक है, और ये लोग जब एक साथ आते हैं तो G7 होने के बाद से, ठीक है, आगे चल करके फिर अब ये लोग का G7 का एक मीटिंग चलता है और वो लोग अपना अपने हिसाब से इकोनॉमिक तरीके से किस तरीके से आर्थिक मंदी और जो आर्थिक स्थितियां हैं उससे हम लोग बाहर निकले, इस चीजों पे लोग लगातार प्लान करके आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये जो है ये G7 का देश नहीं, हमारा भारत जो है हम लोग इसके बिल्कुल सदस्य नहीं। ठीक है, और G7 जैसा है ये, इसका हम लोग एक तरीके से जो सचिवालय वगैरह होता है वो सब नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे।
बाकी जैसे ग्रुप जो होते हैं उनका सचिवालय वगैरह भी होता है ना, इनका ऐसा कोई सचिवालय नहीं है, अपने हिसाब से अलग अलग देशों में मिलते हैं लोग। ठीक है, आप देखिए G7 के बाद से G8 कैसे बना। तो G8 जो है केवल सिंपल सी यहाँ पे बात ये है कि जब वर्ष 1998 में, ठीक है, जब रूस मिला, ठीक है, G7 से रूस भी जा करके जुड़ा G7 में, तब अब एक और देश जुड़ा वहां पे, तब हम लोग इसको कहने लगे कि ये जब ग्रुप G8 का हो गया है। ठीक है, तो G8 कब हुआ, जब इसमें रूस आकर के जुड़ा, ठीक है, तब जाकर के हम लोग इसको कह रहे हैं G8। लेकिन रूस के साथ फिर लगातार क्रीमिया विवाद वगैरह से कारण से जो है G7 के जो देश हैं उन सभी ने 2014 में रूस को फिर से निकाल दिया। तो G8 कुछ समय के लिए रहा, ठीक है, उसके बाद से फिर क्या है, रूस को फिर से अलग कर दिए। तो इसलिए अब यहाँ पे जो ये जो ग्रुप है ये फिर से G7 हो गया, और अभी जो है अस्तित्व में G7 है, G8 कोई अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से G8 समाप्त हो गया। और यहाँ पे आप देश भी देख रहे हैं, जितने भी ये ग्रुपिंग देश हैं सभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से G7 आ गया अपना, और G7 अभी तक चल रहा है। उसके बाद से आता है G20। तो G20 जितना भी G7 में देश हैं, G8 में देश हैं, ये सभी देश मिलेंगे, और G20 में ये सभी देश रहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फिर यहाँ पे इंडिया भी आएगा, सभी लोग इसमें आएंगे G20 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब G20 के बारे में। ठीक है, देखिए बीच में क्वाड उस समय मैं समझा रहा था, बाकी अभी हम लोग उसको नहीं देखते हैं, हम लोग अभी थोड़ा सा G20 को ही देखते हैं। देखिए इसमें G20 सम्मेलन जो है, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक देखेंगे। तो ये 1997-98 में, ठीक है, एशियन टाइगर्स के वित्तीय संकट के कारण से यहाँ पे ये एक तरीके से मेन इसका जो मामला है वो धीरे धीरे करके उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर 1999 में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और जब स्थापना की गई तब उस समय जो है यहाँ पे इसमें जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर और प्रमुख देशों के जो वित्त मंत्री थे वो लोग एक साथ आते थे। ठीक है, लेकिन फिर 2008 में वैश्विक संकट के बाद से इसको एक सरकार के स्तर तक इसको लेकर के चला गया, मतलब लेकर के गए, मतलब अब सरकार के प्रतिनिधि जो पहले जो बात करते थे, मतलब खुद सरकार, मेन गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो गई। ठीक है, फिर अब सरकारें आकर के एक साथ जो है जितने भी यहाँ पे देश जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो सब भी अलग से मीटिंग करते हैं। 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। देखिए इसमें देश कौन कौन से हैं, तो अभी आप देखे होंगे न्यूज में कि लगातार अभी और आगे चल करके निकल के आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी इसमें पता चलेंगी, उसके बाद से मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो ठीक है, एक बार और मैं उस समय बताऊंगा। अभी नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो देश हैं वो। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, तो अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, आप उत्तरी अमेरिका को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों देश हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका आपको दिखेगा। उसके बाद से यूरोपीय क्षेत्र में देखेंगे तो आपको ये पूरा ये वाला एरिया दिखेगा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके। उसके बाद से देखिए इसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर ये पूरा एशिया वाला एरिया है, ये सब पश्चिमी एशिया के अंतर्गत, और पूरा एशिया के अंतर्गत ये सारे देश है। फिर रसिया है, चाइना है, भारत है और इंडोनेशिया है। यहाँ पे देखेंगे साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो देश है इसमें शामिल है, और एक यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, देश को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, और अभी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
देखिए आगे और कुछ बातें इसमें, जैसे कि ये जो पूरा जो अभी यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ये पूरे ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो इसके जो सदस्य हैं वो विश्व सकल घरेलू उत्पादन के लगभग 85% ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% करते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2/3 हिस्सा लगभग इसमें आते हैं। ये देश का पूरा मतलब इस ग्रुप का अगर पूरा वैल्यू देखें किसी भी चीज के लिए तो ठीक है। उसके बाद से इन सदस्य देशों के अलावा G20 प्रत्येक वर्ष अतिथि देश और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, आसियान आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपनी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये लोग भी आते हैं, आमंत्रित इनको भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और जो G20 उसकी संरचना और कार्य प्रणाली पे बातें करते हैं। ठीक है, देखिए G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नरों के वार्षिक बैठकों के आधार पर संचालित होता है, जिसमें साल में एक बार नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं, जिसमें से 2 तरीके से जो है इसका एक बैठक किया जाता है। एक तो फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। तो इन दोनों को इसी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, दोनों क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए शेरपा ट्रैक का मतलब क्या होता है। सदस्य देशों के शेरपा नेताओं के ये निजी दूत होते हैं। कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साल भर की सभी वार्ताओं की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा करते हैं और G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं। ठीक है, तो शेरपा ये लोग होते हैं, मतलब सदस्य देशों के वो मुख्य रूप से एक निजी दूत रहेंगे, वो सब मिल करके उनके पूरे ग्रुप को शेरपा कहा जाता है, याद रखिएगा। और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जितने मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ध्यान दिलाते हैं और जितने भी एजेंडे हैं इन सभी चीजों पे वो लोग चर्चा करते हैं। और फिर वित्त ट्रैक क्या है, तो वित्त ट्रैक में देखिए इसका नेतृत्व जो होता है वित्त मंत्री या फिर केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं, जो आमतौर पर साल में 4 बार मिलते हैं, जिनमें से 2 बैठकें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के मौके पर होती है। ठीक है, इनका क्या फोकस क्षेत्र होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन और वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे ये राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर ये लोग मेन इनका मुद्दा होता है और इस पे लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें एक ट्राइका वर्ड भी है। ठीक है, तो ट्राइका वर्ड को भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्ड। G20 के पास कोई चार्टर सचिवालय नहीं है। ठीक है, और प्रेसिडेंसी को ट्राइका के द्वारा यहाँ पे समर्थित किया जाता है। G20 प्रेसिडेंसी शिखर सम्मेलन में की मेजबानी करता है और एक कैलेंडर वर्ष के लिए एजेंडे को निर्देशित करता है। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील अभी है। देखिए ट्राइका का क्या मतलब होता है, इसमें 3 देश जुड़ेंगे। ठीक है, तीनों देश जो है मिल करके एक अलग से एक मैनेजमेंट संभालते हैं एक एक करके, और ऐसे ही लगातार जो है पूरे देशों के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो वो लोग खास तौर पे उसमें अलग से काम करते हैं हर बार, तो इसलिए इनको ट्राइका कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गैर बाध्यकारी मंच है, ये भी याद रखिएगा। तो इसके निर्णय जो है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, सदस्यों पर एकदम मतलब लागू होगा ही अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये लोग सब एक साथ मिल करके काम करते हैं। G20 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी मिल करके काम करते हैं। ठीक है, भारत इतिहास में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में 2023 की मेजबानी कर रहा है और 43 प्रतिनिधि मंडल प्रमुख यहाँ पे आएंगे सितंबर 2023 में। अभी जो चल रहा है इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नई दिल्ली में होगा ये। ठीक है, जो कि G20 में अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है।
अमिताभ कांत भारत के यहाँ पे G20 के शेरपा होंगे। देखिए शेरपा अभी मैं जो आपको समझाया था वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। भारत अपनी अमृतकाल पहल के माध्यम से सभी के लिए नियम आधारित व्यवस्था, शांति और न्यायपूर्ण विकास के साथ एक साझा भविष्य यहाँ पे बनाने का भी एक मिशन पर है, एक प्रयास कर रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय क्या है, तो याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम या यहाँ पे एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ट्राइका में राष्ट्रपति पद के दौरान ट्राइका में यहाँ पे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, अभी इस पे बात चल रहा है लेकिन आगे और चल करके जब क्लियर हो जाएगा तो और बताएंगे। ठीक है, G20 को और अधिक समावेशी बनाने के लिए भारत ने अफ्रीकी संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये बातें जो है चल रही थी लगातार, मतलब हो भी गया है, स्थायी प्रतिनिधित्व मिल गया है अफ्रीका को। ठीक है, एक इसी में आता है G20 कॉमन फ्रेमवर्क, यहां से प्रश्न पूछा गया है प्री में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। ठीक है, अस्थिर ऋण स्तरों की समस्या का समाधान करने के लिए G20 ने नवंबर 2020 में ऋण उपचार के लिए एक सामान्य ढांचे पर समझौता किया। ठीक है, तो ये इसी ऋण से संबंधित ये सब बातें हैं इसमें। ठीक है, ऋण उपचार के लिए कॉमन फ्रेमवर्क पेरिस क्लब के साथ मिलकर के G20 के द्वारा समर्थित एक पहल है, तो ये बातें भी याद रखेंगे इसमें। भारत की G20 के साथ प्राथमिकताएं क्या क्या है, तो देखिए ध्यान रखेंगे, सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हरित विकास, जलवायु, वित्त, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, त्वरित समावेशी लचीला विकास, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कृषि और शिक्षा जैसे उद्योगों में तकनीक सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के आदान प्रदान को वृद्धि करना। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं बहुपक्षवाद में सुधार लाने, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम, अधिक जवाबदेह, समावेशी प्रतिनिधित्व, वैश्विक व्यवस्था बनाने का भी प्रयास करना। महिलाओं, यहाँ पे याद रखें महिलाओं के बारे में भी बात की जा रही है, तो महिला नेतृत्व वाला विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, SDG की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और यहाँ पे प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के साथ साथ समावेशी विकास और विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, तो ये सब बातें याद रखेंगे। G20 की अध्यक्षता का क्या महत्व है भारत के लिए, ठीक है, तो देखिए भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में G20 में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता अन्य G20 सदस्यों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी। जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व, समावेशी विकास पर भारत का ध्यान, समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत का रणनीतिक महत्व, G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व वैश्विक महत्व के मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस सहित अन्य शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में भी यहाँ पे देख रहा है। फिर ग्लोबल साउथ की यहाँ पे आवाज बनना, ग्लोबल साउथ का मैं अच्छे से एक बार बताया था। देखिए ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, दो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें कि ये दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके लिए रखा गया कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो लोग थोड़ा सा एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये जो ग्लोबल साउथ जो है ये लोग थोड़ा सा विकसित या विकासशील अविकसित या विकासशील देश में आते हैं। ठीक है, तो इनका एक आवाज बनने का भी मौका है भारत के पास। G20 की बैठकों के साथ ग्लोबल साउथ के देशों की बैठक आयोजित करके भारत पूर्व में हाशिए पर पड़े ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, भारत की भूमिका इसमें भी है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। आप देखिए नटराज कांस्य मूर्ति के बारे में कुछ बातें, 28 फीट ऊंची इस मूर्ति को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी एक तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है,
और ये स्वामी मलाई के श्रीकांत इष्टापति ने अपने भाइयों राधा कृष्ण इष्टापति और स्वामीनाथ इष्टापति के साथ मिलकर के मूर्ति बनाई है। ठीक है, श्रीकांत इष्टापति ने कहा कि हमने इस प्रतिमा को बनाने में चोल काल के चिदम्बरम, कोनेरी राजपुरम और अन्य नटराजों के मॉडल का पालन किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चोल काल के कॉन्सेप्ट से लेकर के इन लोगों ने जो है यहाँ पे मूर्ति बनाने में प्रयास किया। और सबसे मुख्य बात इसमें देखिए, याद रखेंगे कि मूर्तिकार जो है मूर्तियों को बनाने के लिए, ठीक है, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि का पालन करते हैं। ये विधि क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आने की ज्यादा संभावना है। लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि, ये विधि जो है इसका उपयोग जो है चोल शासन के दौरान किया जाता था। मूर्तिकार सबसे पहले मोम का मॉडल बनाते थे, ठीक है, और उसे मिट्टी में लेपन मतलब पूरा लपेट देते थे। उसके बाद से मिट्टी को यहाँ पे सूखने देते थे। बाद में फिर पिघले हुए मोम को यहाँ पे निकालने के लिए उसको मतलब छोड़िए, इसको मैं बताता हूँ। जैसे किसी भी स्वरूप का चित्र बनाना, ठीक है, मोम से, ठीक है। अब जैसे कांसे की मूर्ति नटराज के लिए बनाते तो नटराज का पूरा एक उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोम को पूरा कटिंग करके उसको पूरा अच्छा शेप दे करके, फिर उसके ऊपर पूरा मट्टी लेप देंगे, ठीक है। उसके बाद से जब उसको गर्म करेंगे तो मोम निकल जाएगा और वो जो स्ट्रक्चर है मट्टी, वो पूरा मट्टी में वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर उसमें जो है ये लोग उसको फिर अलग तरीके से उसी स्ट्रक्चर पे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो विधि है, इस विधि को यहाँ पे लास्ट वैक्स कटिंग विधि कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं और भी कुछ बातें इसमें। 19 टन वजनी और 8 वस्तुएं इसमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा, जस्ता, ठीक है। तो अष्ट धातु से ये बना हुआ प्रतिमा है। ये भारत मंडप प्रगति मैदान में यहाँ पे लेकर के वहां पे जाएंगे, ठीक है। लेकर के जाएंगे नहीं मतलब अब तो आ गए हैं हम लोग, पहले जो मैं उसी हिसाब से बनाया था इसलिए, ठीक है। और देखिए, नृत्य करते हुए भगवान शिव नटराज का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति तमिल संस्कृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ और बातें आप देखते हैं यहाँ पे नटराज की कांस्य मूर्ति के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नृत्य सम्राट भगवान शिव के नटराज रूप का उद्भव तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था, ठीक है। भगवान शिव संहार के द्योतक हैं। इसके पश्चात सृष्टि की रचना होती है। यदि भगवान शिव के नटराज रूप को देखा जाए तो यह मुद्रा जो है, ये जो मुद्रा यहाँ पे जो चित्र में देख रहे हैं इस तरीके की, ठीक है। तो ये मुद्रा जो है शिव की इस परिभाषा पर खरी उतरती है कि इस छवि में जीवन चक्र दर्शाया गया है, जिसके प्रत्येक भाग का शिव एक अभिन्न अंग है। नटराज का अर्थ है यहाँ पे नृत्य सम्राट, जो इस मुद्रा में दिव्य तांडव नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और देखिए, इस तरीके से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी जो 4 यहाँ पे जो सदस्य हैं सभी शामिल हैं G20 में, ठीक है। तो इस तरह की बातें पहले भी इसमें मैं बता चुका हूँ। जो ये प्रश्न है यही इसका आंसर है। बस मेन है कि आंसर यहाँ पे प्रश्न कैसे बना है उसको देखना है आपको। देखिए, एक और प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जिसके बारे में अभी बता रहा था। तो यह पेरिस क्लब के साथ G20 के द्वारा समर्थित एक पहल है, ठीक है। यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण समर्थन करने की पहल है, ठीक है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे पेरिस क्लब के साथ मिलकर के समर्थित है, दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न ऐसा आया हुआ था, ये मेन है दिखाना। अभी भी इस तरीके से कुछ भी प्रश्न आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जो है मेन, अब आपको यहाँ पे अभ्यास प्रश्न भी है, पहले भी पूछा था मैं। अगर आप लोगों ने आप लोग अगर नए हैं नहीं लिखे होंगे तो आप लोग इस प्रश्न को एक बार लिखिएगा, ठीक है।
आंसर लिख करके देखिएगा। भारत के लिए G20 2023 की अध्यक्षता किस प्रकार महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, 150 शब्दों में 10 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसका एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। और भी कुछ कुछ मेन बातें होंगी तो उन सभी का भी मैं वीडियो एक एक करके भी लेकर के आ सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा सही लगे मैं जरूर लेकर के आऊँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।